सवाल यह है कि आखिर डेंगू के मामलों में कहीं ना कहीं जो रोकथाम हो जानी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पाती है। क्यों लगातार हर बार हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं। न जाने कई लोगों को जो जान गंवानी पड़ती है, उसके साथ साथ सैकड़ों मामले सामने आते हैं और उससे कई लोगों को परेशानियां होती हैं। ये मामले क्या रोके जा सकते हैं और डेंगू को लेकर के और क्या उपाय हो सकते हैं। अगर डेंगू हो भी जाए तो कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में रहते हैं और जरा इसी पर हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा देंगे। साथ ही साथ मेरी सहयोगी नीलम गुरवे भी जुड़ चुकी हैं, वो भोपाल से मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं। अग्रवाल सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ फिजिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जल्दी से ग्राउंड का पहले एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। नीलम, जरा बताइए कि भोपाल, ग्वालियर और इंदौर तमाम जगहों पर मामले तो सामने आ रहे हैं। सिर्फ अगर भोपाल की ही बात कर लें तो क्या स्थिति है डेंगू की, और अगर रोकथाम नहीं हो पाती, इसके मामले कम नहीं हो रहे या फिर रुक नहीं रहे, इसके पीछे की मेन वजह क्या नजर आती है आप जब ग्राउंड पर रहती हैं तो? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल में जो है डेंगू का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सितंबर में जो है सबसे ज़्यादा केस देखने को मिले थे, तो वहीं अभी अक्टूबर के सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं और शहर में 14 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। आज की ही हम बात करें तो डेंगू के करीब 83 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिनमें 5 नए केस सामने आए हैं। और इसके साथ ही सीजन का आंकड़ा, यानी कि जनवरी से लेकर आज तक का जो आंकड़ा है वो 359 हो गया है। लगातार नगर निगम की टीमें और स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि जिन इलाकों से डेंगू के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, यहाँ पर लार्वा को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी स्थान जहाँ पर पहले वार्निंग दी गई थी पर वहाँ पर सुधार नहीं किया गया, स्पॉट फाइन लगाने की कार्रवाई की जा रही है और नगर निगम की टीम में छिड़काव का काम कर रही है। पर जब भी हम जो है जिला अस्पताल जहाँ पर डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, वहाँ जो मरीज भर्ती है उनके परिजनों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उनके इलाकों में फॉगिंग हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से मच्छरों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर हम इलाकों की बात करें जहां पर डेंगू का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है, तो उसमें साकेत नगर, अवधपुरी, पिपलानी, बैरागढ़, एयरपोर्ट रोड, लाल घाटी, इसके अलावा कुछ केसेस बीते दिनों एम्स हॉस्टल से भी सामने आए थे। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आनंद नगर, दानिशकुंज, स्टेशन रोड, बैरागढ़, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ से आज नए केस मिले हैं। नीलम, ये तो आंकड़े हैं, इनकी अपडेट भी हम दे रहे हैं, लेकिन वजह, इसकी कॉज क्या, स्वास्थ्य विभाग की कहां कमी और प्रशासनिक जो कमियां हैं उसके बारे में आप क्या देखती हैं ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी अगर हम बात करें कमी की या जो लापरवाही देखने को मिल रही है वो फॉगिंग को देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा शहर है, यहाँ पर अलग अलग वार्ड है, अलग अलग जोन में शहर बटा है, पर सिर्फ कुछ ही इलाकों में जो है फॉगिंग का काम किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें लगातार उन्हीं इलाकों में पहुंच रही है जहाँ पर पहले ही फॉगिंग का काम किया गया था। कोलार इलाके से भी कई केस मिल रहे हैं, पर कोलार इलाके के रहवासियों का कहना है कि उनके इलाके में छिड़काव करती हुई कभी टीमें नजर नहीं आती है। और नगर निगम से जो डेटा मिल रहा है उसके मुताबिक बीते 2 दिनों से जो है शहर में फॉगिंग का काम ही नहीं हुआ है। लगातार जो है फॉगिंग को लेकर के ही सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहने को तो राजधानी भोपाल सबसे स्वच्छतम राजधानी है, पर गंदगी को लेकर के भी जो है यहाँ पे लगातार रहवासियों की शिकायतें आ रही है। और जहाँ गंदगी होगी वहां पर मच्छर और मक्खियों का पैदा होना लाजमी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जागरूकता की कमी भी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए बारिश रुक गई है, कूलर का अब इसमें यह भी है कि पानी भी, लगातार बारिश हो रही है, पानी कई जगहों पर जमा रहता है, सड़कें खराब है, उसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं। तो आपने ये तमाम बातें बताई। मैं डॉक्टर नेहा आपके पास आना चाहूंगा कि हमें पता है कि डेंगू से कैसे बचना है, जागरूकता होती है, फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाहियां एक नजर आती हैं। लेकिन फिर भी अगर डेंगू हो जाए तो कैसे प्राथमिक तौर पर, सबसे शुरुआती तौर पर बचा जाए, उससे बचने के लिए अपने स्तर पर क्या कोशिशें की जा सकती हैं? मैं चाहूंगा कि अवेयरनेस के तौर पर आप इसको बता दें हमारे दर्शकों के लिए। डेंगू की जो बीमारी है वो एक बेसिकली वायरल इलनेस है, एंड इस सीजन में जो रेनी सीजन है इसमें जनरली केसेस में है जो एक स्पॉट आता है। अब जब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ फैमिली यूनिट हम क्या कर सकते हैं?
जब भी बाहर जाए तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, राइट, क्योंकि ये जो मॉस्किटो है ये डे में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे तो वी कैन ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट। Then secondly that things that we can do is कि स्किन पे हम थोड़े स्किन फ्रेंडली जो क्रीम्स होती हैं that contain the insecticides, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। Then thirdly अपने घर में एंड घर के आसपास जो पानी का एकत्रित होना है वो हमें प्रिवेंट करना है, जैसे कि कोकोनट शेल्स हैं, टायर्स हैं, घर में मनी प्लांट्स रखे होते हैं, तो ये कॉमन सोर्सेस हैं जिसमें पानी इकट्ठा होते हैं एंड देन इट बिकम्स अ फोकस जहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज होती है। अगर कोई ऐसा सोर्स है जहाँ पे हम उसको एम्प्टी ना कर पाए तो उस पे अगर हम एक थिन ऑयल की स्प्रे कर दें और एक थिन लेयर ऊपर बना दें तो उससे भी मॉस्किटोज का जो ब्रीड है वो काफी ठीक है। नहीं, लेकिन डॉक्टर नेहम, जो प्रशासनिक तौर पर कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, चाहे वो फॉगिंग को लेकर के हो, या फिर लोगों को अवेयर करने को लेकर के, आसपास पानी न जमने को लेकर, ये कितने इफेक्टिव होते हैं? क्या मेजर इफेक्ट इसी से होता है और थोड़ा इफेक्ट अपनी जागरूकता से हो सकता है? देखिए, इट्स अ कंबाइंड, जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है एंड जो हम अपने स्टेप्स लेते हैं, इट्स ऑलवेज अ कंबाइंड एफर्ट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्प्रेस करती है, हम अपनी तरफ से अपने घर का प्रोटेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंस्पेक्शन करवाती है, राइट, रेगुलरली बाय जो रेगुलर पर्सनल आते हैं जो घर का इंस्पेक्शन करते हैं, कूलर्स वगैरह को चेक करते हैं, एंड अब अपनी तरफ से स्टेप्स लेते हैं कि भाई हम किसी और पे डिपेंड क्यों करें। सो इट्स ऑलवेज अ कंबाइंड एफर्ट। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि कम से कम सबकी भागीदारी जरूरी है। लेकिन अग्रवाल सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। नीलम ने भी देखिए जब केसेस के बारे में बताइए, राजधानी भोपाल की स्थिति थी, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर के ही 2 दिन में देखिए कितने केसेस आ गए। लेकिन जैसे ही उसकी वजह के बारे में हमने पता करने की कोशिश की तो बड़ी विसंगतियां नजर आई। एक तो या तो फॉगिंग नहीं होती है तो असिस्टमेटिक होती है, क्योंकि कई जगहों पर रिपीटेड वे में होती है, कई जगहों पर नहीं होती है, पानी जमने की भी समस्या और गंदगी, ये 3 मुझे लगता है कि तीनों मेजर कारण हैं जिसकी वजह से डेंगू या फिर इस तरह की बीमारियां होती हैं। सर, इसको वक्त रहते रोका जा सकता है? अगर हम ये कहें कि क्या रोका जा सकता है तो मुझे लगता है सवाल ही नहीं बनता। सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों नहीं? वास्तव में ये बड़ी शर्म की बात है कि भोपाल राजधानी में ये हो रहा है। तो क्या डेंगू जब मंत्री के पास तक पहुंचेगा, जब क्या नगर निगम जागेगा? और भोपाल में अगर फॉगिंग नहीं हो रही है, छिड़काव नहीं हो रहा है, तब तो ये बहुत ही स्वास्थ्य विभाग के लिए लज्जा की बात है और उनके विरोध में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि छिड़काव तो लगातार होना चाहिए इस सीजन में। अब देखिए, नवंबर तक ये सीजन और ख़राब है, तो हम 2-3 महीने और नहीं कर सकते हैं क्या? इसके अतिरिक्त मुझे जो लगता है कि समस्या बड़ी गंभीर है, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार में, उसके अंतर्गत जो एक निदेशालय है, उसके अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम डायरेक्टरेट है, जिसको NBBCDV कहते हैं, उनके एक्सपर्ट को बुलाया है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और उनसे जाना जाए कि भाई क्या उसका हल है। क्योंकि अभी तो क्या है कि डेंगू के लिए वैक्सीन भी आ गई है, जैसे कोरोना में आ गई है, तो अभी तो समस्या का हल देखिए कोई कठिन नहीं है। हमने इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस पे कंट्रोल कर लिया है, चिकनगुनिया पे कंट्रोल कर लिया है, और दिल्ली में केवल लोगों ने तक का सामना अच्छे से किया, लेकिन फिर भी ये बीमारियां हर बार आती करने के बाद ही चिकनगुनिया पे कंट्रोल पाया। ठीक क्या है कि जो छत्तीसगढ़ इलाका है, आदिवासी इलाका है, ये प्रोन है इसके लिए, मलेरिया और इसके लिए, तो इसके लिए इन क्षेत्रों में हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे एक चीज कि ऐसा नहीं है कि एक्शन प्लान नहीं बनता, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य महकमे की मीटिंग्स नहीं होती हैं, मंत्री जी भी आकर के अपने महकमे को निर्देशित करके जाते हैं कि भाई ये कीजिए। फॉगिंग की बात कोई नई नहीं है, सबको पता है कि फॉगिंग अगर अच्छे से होगी बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन वो ग्राउंड पर उतना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, और हर बार जो उसको लागू करने या इंप्लीमेंट करने की बात होती है वहीं दिक्कत होती है। तो क्या ये माने कि हमारा जो सिस्टम है वो अपना ढर्रा नहीं बदलता? सरकारें बदलती हैं, चेहरा बदलते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ढर्रा नहीं बदल रहा।
नहीं, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है, आजकल क्या है कि लाभार्थी जो योजना है उन पे ज़्यादा सरकार पैसा देती है। अब इन पे हो सकता है कि पैसे की कमी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं मालूम पड़ता है, फंड की कमी नहीं है, क्योंकि नहीं तो स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते ये तो लापरवाही है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। और जो स्वास्थ्य विभाग में है, नगर निगमों में विशेष स्वास्थ्य अधिकारी हैं कि उन्होंने उसका उपयोग ठीक तरह से किया कि नहीं, जो DDT खरीदी गई है, जो छिड़काव के लिए चीज़ खरीदी गई है वो ठीक है कि नहीं, और अगर छिड़काव नहीं होता तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो अफसर सर मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, आप तो देखिए सर सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपने लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है आपका, तो सर ऐसे वक्त में इस तरह की बीमारियां जब आती हैं या मौसमी बीमारियों का दौर शुरू होता है, कैसे प्लानिंग होती है उसके लिए, किस तरीके से आप लोग एक्शन प्लान तैयार करते हैं, एडवांस में प्लानिंग होती है? जरूर होती है। इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय योजना है मलेरिया की, उसमें भी ये कहा गया है 2023-27 की है, और उसमें मीटिंग होती है। इसके अलावा वो एरिया भी चिन्हित होते हैं जहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपने भोपाल ने बताया कुछ वार्डों में ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर पूरे प्रशासन को, नगर निगम के पूरे प्रशासन को, बल्कि यहाँ तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी उसमें कूद जाना चाहिए। जो उनके रिसोर्सेज हैं दूसरे ज़िलों में जिनमें कि मलेरिया कम है और एक कम है डेंगू, वहाँ के जो संसाधन हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनको भोपाल और ऐसे शहरों में लाना चाहिए। देखिए इंदौर हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर है और भोपाल भी स्वच्छ राजधानी माना जाता है, और आज स्वच्छता दिवस है। और अगर भोपाल में ऐसा हो तो ये बहुत ही, और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है सर, आज ही उसका समापन हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि सर मैं ये देखता हूं कि मैं भी लंबे समय से कवरेज करते हैं, हम लगातार देखते रहते हैं एज अ पत्रकार, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास फंड की उतनी कमी नहीं है, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास हर महकमे में अच्छा खासा जो है मैन पावर है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बार बार दिक्कत करता है। मैं सर आता हूं आपके पास, जरा जवाबदेही की भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर नेहा मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि ठीक है हम ये देख रहे हैं कि जो मामले हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे नहीं रुक पा रहे हैं वो सब हम अपनी तरफ, लेकिन मामले तो बढ़ रहे हैं। ग्वालियर अंचल में लगातार मामले 900 के करीब मामला पहुंच गया है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी बहुत मामले आए। जब डेंगू हो जाता है तो एक स्थिति होती है कि बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, लोगों की जान चली जाती है और बहुत तेजी से ड्रेन होता है। लोग उसके लिए कई तरह के उपाय करते हैं, कई तरह के टोटके भी करते हैं, कई तरह की चीजें कोशिश करते हैं। एज अ फिजिशियन आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और प्लेटलेट्स ना गिरे उसके लिए क्या किया जाए? जब डेंगू किसी को डायग्नोस होता है तो लोगों में एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में ये अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। मतलब अगर हम कुछ भी ना करें तो हफ्ते 10 दिन में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब इनमें ये एक सीरियस बीमारी हो सकती है, अगर कोई प्रेग्नेंट हो या अगर कोई छोटा बच्चा हो, किसी को डायबिटीज हो या किडनी की कोई बीमारी हो या किसी की इम्यूनिटी बहुत लो हो, तो इन कंडीशंस में सीरियस बीमारी ये रूप धारण कर सकती है। तो अब अगर एक पेशेंट को नॉर्मली होता है फीवर, सीवियर बॉडी एक, आंखों के पीछे जैसे दर्द होने लगता है पेशेंट को, तो वो सस्पेक्ट करता है कि उसको डेंगू है, एंड अगर वो कुछ टेस्ट कराया जाए तो अगर वो डायग्नोसिस में आ जाए तो नॉर्मली पेशेंट्स घर में मैनेज आराम से की जाती है। जब पेशेंट को कुछ वार्निंग साइंस होते हैं तब वो टाइम होता है कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और एडमिट होना चाहिए। वो वार्निंग टाइम क्या होता है जरा बता दीजिए लोगों को, क्योंकि लोग जो घर में होंगे उनको ये पता हो कि ये अब हमारे लिए जरूरी है कि हम फौरन हॉस्पिटल जाएं। अगर अत्यधिक पेट में दर्द हो रहा है पेशेंट को, अगर उल्टी बहुत लगातार आ रही है एंड पेशेंट कुछ खा पी नहीं पा रहा है, अगर पेशेंट में कुछ गफलत जैसी सिचुएशन आ गई है, अगर प्लेटलेट्स लेट से बहुत ज्यादा तीव्र गति से कम हो रहे हैं, या अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है नाक से, मुंह से, या अगर लैट्रिन काली आनी शुरू हो गई है, तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं कि अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, इनमें तो आपने बहुत से ऐसे कारण बताए जो सामने से दिखते हैं, वो प्लेटलेट्स वही है कि उसको बिना टेस्ट के नहीं पता किया जा सकता, लेकिन बाकी जो साइंस हैं जैसे ही दिखे वो फौरन हॉस्पिटल जाए। लेकिन प्लेटलेट्स को लेकर के एक पैनिक सिचुएशन सबके अंदर रहती है, और जब हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर तो मिनट पर आपका प्लेटलेट टेस्ट होता है, पता चलता है आपका 1 लाख प्लस है, अभी 70 हो गया, अभी 15,000 होने जा रहा है। अब आप तो वो पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? पेशेंट्स के मन में बहुत ज्यादा मिथ्स है आजकल की सिचुएशन। देखिए उसके लिए एक ही उपाय है
जी जी सर, मैं बस आपके पास ही लौट रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे लेकर के जल्दी से नेहा जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई खान पान का सामग्री नहीं है जिससे प्लेटलेट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। प्लेटलेट्स तभी ठीक होते हैं जब इंसान रिकवर कर रहा होता है और बॉडी अपने आप ही प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है। बकरी का दूध या कोई हर्ब्स या कीवी, ये सब फ्रूट्स लेना से प्लेटलेट्स में पर्टिकुलरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन नेहा ये भी होता है ना कि अगर 10-12 हजार प्लेटलेट्स या 30,000 से नीचे जाने लगती है, मैं तो यही मानता हूं कि ठीक है 30,000 तक फिर भी आपके पास रिकवरी की कंडीशन, अगर 30,000 से नीचे गया तो बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोग तो यही जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसा भी है क्या? ये मिथ है या फिर ऐसा है? ये बहुत बड़ा मिथ है। बॉडी अपने आप ही प्लेटलेट्स को रिकवर करवाती है। हमारा एज फिजिशियंस का ये काम होता है उसको मॉनिटर करना, और अगर प्लेटलेट्स एक डेंजर लेवल पे पहुंचता है तो हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करने का सोचते हैं। अच्छा, उसका भी तरीका है। ठीक है, मैं वैक्सीन के बारे में भी एक चीज, अच्छा जल्दी से बता दीजिए, जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर है, क्योंकि वो वैक्सीन भी आ गई है, कुछ ऐसी कारगर है? एक वैक्सीन या वैक्सीन है जो FDA अप्रूव भी है, लेकिन ये इंडिया में बहुत प्रचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सारे काफी टेक्निकल इश्यूज हैं। जैसे कि इसको हम तभी दे सकते हैं अगर पेशेंट को डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आइडेंटिफाई कि उसको पहले डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है। उसकी इफेक्टिविटी को भी लेकर काफी डाउट्स है, तो इसलिए अभी बहुत कॉमनली नहीं दी जाती। तो अभी डाउट्स है। अग्रवाल सर, आप प्लेटलेट्स के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, सब लोग जानते हैं कि अगर प्लेटें कम हो रही हैं तो आप पपीते के पत्ते खाइए, पपीता खाइए, हरा पपीता। और उससे मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि प्लेटें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो डॉक्टर जो दवा दे रही हैं, डॉक्टर ने एक आपका तजुर्बा है, एक आप एज अ फिजिशियन, और ये अग्रवाल सर का अपना तजुर्बा है। पपीता का पत्ते। जी सर हम मैं से रामबाण समझता हूँ। पपीते के पत्ते और हरा पपीता खाना एक बहुत ही रामबाण है, और लोग उसका उपयोग करते हैं बच्चों के लिए भी, जहाँ प्लेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। जो डेंगू में, जैसे आदमी को डेंगू हो गया, उसमें जो पैनिक भाव आ जाता है, इससे वो पेशेंट डाउन होना शुरू होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वही बात नेहा जी भी कह रही थी कि पैनिक मत होइए, इच्छा शक्ति से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है चीजों को। लेकिन अग्रवाल सर, एक तरफ तो देखिए डॉक्टर नेहा बता रही हैं कि आप पैनिक मत होइए या फिर कैसे उसका इलाज कीजिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा लापरवाही और जवाबदेही के बारे में, कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम प्लानिंग करते हैं, आप लोग बता रहे थे कि कैसे प्लानिंग होती है, कैसे बजट सैंक्शन होता है, तमाम चीजें, लेकिन सर उसके बावजूद अगर तस्वीर बदलती नहीं है तो क्या होना चाहिए? आपके अनुभव से आपको क्या लगता है होना चाहिए? क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए, या तय होती है फिर भी असर क्यों नहीं दिखता? कोई, हम देखते नहीं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो रही हो, या फिर कोई टारगेट दिया जाता हो कि भाई ठीक है आपके जिले में 500 से ज्यादा केसेस डेंगू के नहीं आने चाहिए। एक टारगेट बेस्ड काम नहीं हो सकता है क्या कि आप इतनी माकूल प्रबंध कर लीजिए कि आपके जिले में 100 या 200 या 500 से ज्यादा पूरे सीजन में ना आए, भले उसके ऊपर बढ़ जाए, जितना ऊपर बढ़ेगा उतनी सख्त कार्रवाई। क्या कोशिश ऐसी नहीं हो सकती? नहीं, यस, क्योंकि अभी हमें इस अवस्था में आ गए हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक लोग एक्शन ही नहीं करते हैं। इसलिए जिस वार्डों में ये डेंगू ज़्यादा हो रहा है या मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें जो वार्ड के ऑफिसर हैं लोअर लेवल के, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, क्यों छिड़काव नहीं हुआ? अगर छिड़काव नहीं हो रहा तो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए था ऊपर, और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के विरोध में भी कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें कभी कभी भ्रष्टाचार भी होता है, जो दवाइयाँ छिड़काव के लिए खरीदी जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, अप टू डेट क्वालिटी की नहीं हो रही, उनका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। स्टोर का भी इंस्पेक्शन होना चाहिए कि स्टोर में दवाइयाँ हैं कि नहीं, जो छिड़काव के लिए मशीनें हैं वो ठीक तरह से इन ऑर्डर हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी व्यवस्था तो पहले ही हो जाना चाहिए थी। ये जब नहीं सर, होना तो ये चाहिए, लेकिन क्या होता है, आपको तो एक लंबा अनुभव है, तो अगर पूरा सीजन गुजर जाए और एक टारगेट बना हो कि ठीक है डेंगू को इस तरीके से रोका जाएगा, फॉगिंग और तमाम प्लानिंग हुई हो, उस प्लानिंग का असर ना दिखा हो, तो क्या पूरा सीजन होने के बाद कोई एक रिव्यू मीटिंग होती है? उसके बाद क्या जवाबदेही तय होती है?